नमस्कार स्टूडेंट्स। और मैं सुनील नैन आपके लिए लेके आया हूँ आज पहली साइंस की क्लास सरस्वती कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर। और हम शुरुआत करेंगे आज सबसे पहले बायोलॉजी, जो हमारा साइंस का पार्ट। हमने बोला था कल आपको वीडियो में कि हम लोग आप लोगों को साइंस टीच करेंगे यहाँ पे। उसके अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पार्ट कवर करेंगे। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से पुटअप किए जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप लोगों के लिए बायोलॉजी के लेक्चर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे चलेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर बायोलॉजी के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज बायोलॉजी के लिए। तो सबसे पहली चीज जो ये है कि बायोलॉजी 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 के अंदर अपने पास दो वर्ड्स हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है बायोलॉजी, जिसके अंदर पहला जो वर्ड है वो है बायो और दूसरा है लॉजी। यानी कि बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो हमने आपके सामने लिखे हुए हैं कि बायो प्लस में लॉजी। ये जो पहला बायो वर्ड है इसका मतलब होता है कि लाइफ। बायो का मतलब है लाइफ, और लाइफ यानी कि जीवन। और लॉजी जो है ये बना हुआ है लोगस वर्ड से, LOGOUS, लोगस वर्ड से, जिसका मतलब होता है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स डिस्कोर्स यानी कि अध्ययन करना। अध्ययन करना यानी कि जो बायोलॉजी है बच्चों, वो जीवन का अध्ययन करती है, यानी कि सजीवों का अध्ययन करती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूं कि लाइफ यानी कि जीवन को हम कैसे समझेंगे, भी जीवन क्या चीज है। अब जीवन को समझने के लिए हमें ये समझना है कि कुछ हमारे पास ऐसी मूवमेंट्स हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कुछ ऐसी गतिविधि हैं जिनके बेस पे हमें ये पता लगेगा कि हमारे पास जो दी गई चीज है वो जीवित माने कि हम निर्जीव माने, यानी कि लिविंग मानेंगे उसको या नॉन लिविंग मानेंगे। तो उसके लिए हमारे पास उसी से पता लगेगा हमें कि उसके अंदर जीवन है या नहीं है। तो हमारे पास जो इस तरह के मूवमेंट्स रहेंगी, जो इस तरह की गतिविधियां रहेंगी, वो गतिविधियां दो तरह की हो सकती हैं। सबसे पहली तो है कि विजिबल मूवमेंट्स, जो हमारे सामने हो, जो यानी कि प्रत्यक्ष गतिविधियां हो। जैसे कोई भी जीव है वो चलता फिरता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है। कहने का मतलब है कि वो न्यूट्रिशन भी लेता है, लोकोमोशन भी करता है, एसिमिलेशन उसके अंदर होता है। तो ये कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं, विजिबल मूवमेंट्स हैं, प्रत्यक्ष गतिविधियां हैं जो आप देख के बता सकते हैं। मान लीजिए कोई जीव एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, तो आप देख रहे हैं कि वो चल फिर रहा है, तो उसके बेस पे कहेंगे कि सर ये सजीव है। अब मान लीजिए कोई न्यूट्रिशन ले रहा है, पोषण ले रहा है, अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर से भोजन ग्रहण कर रहा है, तो आप बोल देंगे कि सर वो जीवित है। तो ये विजिबल मूवमेंट्स हैं, प्रत्यक्ष विधियां हैं, जिनके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वो सजीव है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक चीज के अंदर आप देख के बता सकते हैं कि सर वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। जैसे हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। उनके अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो डायरेक्ट आप देख नहीं सकते हैं, बट हमें पता है कि हाँ उसके अंदर सर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है। उस बेस पे हम आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मानते भी हैं, लेकिन ये विजिबल मूवमेंट्स नहीं है। तो बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी हैं जो विजिबल हैं, उनके बेस पे हम ये बताएंगे कि जीवन है या नहीं है। कुछ ऐसी मूवमेंट्स होंगी जो विजिबल नहीं होंगी, लेकिन उस बेस पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सभी का कंक्लूजन हमें ये लेके चलना पड़ेगा कि किस चीज को हम बेस बनाए, किस चीज को हम आधार बनाए, जिसके बेस पे ये कह सकते हैं कि ये जीवित है कि ये निर्जीव है, कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, भाई इसके अंदर लाइफ है कि नहीं है। तो बायोलॉजी के अंदर जो स्पेशल चैप्टर हम पढ़ते हैं, सेल का चैप्टर सबसे मेन माना जाता है, जिसके ऊपर पूरी बायोलॉजी डिपेंड करती है। उस सेल के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। वो जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। बाहर से न्यूट्रिशन जो चाहिएगा, उस न्यूट्रिशन के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है। वो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होते हैं। तो कोई भी सेल हो, अगर उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है, तो जिस चीज में भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगी उसी चीज को हम ये बोलेंगे कि सर ये जीवन है, उसके अंदर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
यानी कि मोलिकुलर मूवमेंट को ही हम बेस बनाएंगे किसी चीज को यह मानने के लिए कि वो सजीव है या निर्जीव है, कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अगर किसी भी चीज के अंदर मोलिकुलर मूवमेंट नहीं होगा तब तक हम उसको लिविंग नहीं मान सकते। जैसे हम वायरस की बात करें, वायरस के अंदर सेल तो है, सभी सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, बट उसके अंदर मोलिकुलर मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए हम वायरस को सबसे पहले किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन लिविंग में। बट जैसे ही वो वायरस किसी भी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो वहां से न्यूट्रिशन लेने के बाद, उस होस्ट सेल से न्यूट्रिशन लेने के बाद उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो जैसे ही मोलिकुलर मूवमेंट स्टार्ट होती है तो वायरस को फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में मानना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो वायरस हैं जब तक वो बॉडी से बाहर हैं तब तक तो वो नॉन लिविंग है, बट जैसे ही किसी होस्ट सेल के ऊपर जाते हैं तभी वो एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम उसको एक लिविंग कैटेगरी में रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो बायोलॉजी है बच्चों, उसके अंदर जीवन का अध्ययन किया जाएगा और जीवन के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं जिसके बेस पे हम ये मान के चलेंगे कि उसके अंदर लाइफ है या नहीं है। वो मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैं आपके सामने बात कर रहा हूं विजिबल मूवमेंट्स की। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? विजिबल मूवमेंट्स। विजिबल मूवमेंट्स में सबसे पहली जो मूवमेंट है वो है डाइजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन मतलब हुआ कि पाचन, यानी कि पाचन क्रियाएं जो होती हैं। जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी जीव के अंदर डाइजेशन प्रोसेस होती है, यानी कि वो न्यूट्रिशन लेता है, यानी कि बाहर से जो फूड ले रहा है और उसका यूज करे फिर अपनी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके, क्योंकि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की ही प्रोसेस है। तो डाइजेशन जिसमें होगा उसको हम बोल देंगे कि सर उसके अंदर लाइफ है। दूसरा अपने पास रहता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन का मतलब हुआ उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी कि जितने भी अपने पास ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में जब प्रोसेसेस चलती हैं, उस प्रोसेसेस के ड्यूरिंग, यानी कि जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती है तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो टूट करके सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। तो जब वो सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं तो ये टूटने की जो प्रोसेस है, ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। फिर जब वो मॉलिक्यूल्स टूट के सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, फिर वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके फिर दोबारा से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो ये जो कैटाबॉलिज्म है और एनाबॉलिज्म है, यानी कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल का सिंपलर में टूटने की प्रोसेस और दोबारा से फिर सिंपलर का कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने की प्रोसेस, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों मेटाबॉलिज्म। तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती हैं, उन मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है बॉडी से, उसको हम बोलते हैं बच्चों एक्सक्रिएशन, यानी कि उत्सर्जन बोलते हैं, शरीर से बाहर निकालना। एक्सक्रिएशन, एक्स का मतलब बाहर, यानी कि उसको बाहर करना हमने बॉडी से, क्योंकि वो बॉडी के किसी काम के नहीं होते हैं। तो एक्सक्रिएशन प्रोसेस रहेगी। उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं श्वसन। श्वसन, ठीक है। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको एनर्जी की जरूरत है अपनी बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, अपने शरीर के अंदर कार्य करने के लिए, तो उसके लिए क्या होता है कि जो वो बाहर से कार्बोहाइड्रेट लेता है, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स जो लेता है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, बॉडी को या सेल को जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी तभी मिलती है जब कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट टूटेंगे, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो जो ऑक्सीडेशन है उसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा मिलती है। तो जिसमें इस तरह की प्रोसेसेस होती हैं कि डाइजेशन होता है, एक्सक्रिएशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो इस तरह की जो प्रोसेसेस चलेंगी वो सिर्फ लाइफ में ही चल सकती हैं, जीवन में चल सकती हैं, जीवित चीजों में चल सकती हैं, सजीवों में चल सकती हैं। तो उन चीजों का जो अध्ययन करेगा वो हमारी बायोलॉजी है।
तो बायोलॉजी में हमने सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही स्टडी करनी है, लिविंग थिंग्स की ही स्टडी करनी है। और लिविंग थिंग्स में हमारे पास दो चीजें हम मेन मानते हैं, एक तो इसके अंदर हम लेके चलेंगे प्लांट्स और दूसरा लेके चलेंगे इसके अंदर एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पादप एवं जंतु, पादप एवं जंतु, पौधे और जंतु। यानी कि बायोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो पौधे और जंतुओं का किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो बायोलॉजी वर्ड है ये बनाया किसने, यानी कि बायोलॉजी का अध्ययन सबसे पहले किसने शुरू किया, बायोलॉजी की स्टडी शुरू किसने की। तो हम लोग आप लोगों को बता देते हैं कि एरिस्टोटल नाम आपने सुना होगा, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, अरस्तु ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक फिलोसफर, ठीक, ग्रीक फिलोसफर रहे हैं एरिस्टोटल, अरस्तु। इन्होंने जीवों पे बहुत अध्ययन किया है, सजीवों पे बहुत अध्ययन किया, जंतुओं का बहुत अध्ययन किया, ठीक है। तो जहां से उन्होंने स्टडी शुरुआत की थी लाइफ के बारे में, जीवों का अध्ययन किया, एनिमल का अध्ययन किया, उन्होंने प्लांट के ऊपर बात नहीं की, उन्होंने एनिमल्स का स्टडी किया कंप्लीट। तो एनिमल की स्टडी की, तो इसीलिए हम उसको क्या मानते हैं, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको मान रहे हैं, एरिस्टोटल को, अरस्तु को। तो ये जो हमारे पास बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, बायोलॉजी को हिंदी में बोले तो जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, इसकी मुख्य दो शाखाएं हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास प्लांट और एनिमल यानी कि पादप और जंतु का अध्ययन हम किस में करेंगे, जीव विज्ञान में करेंगे। तो इसी बेस पे आगे इसकी दो ब्रांच बन गई है मेन, तो उनको हम बोलते हैं, सबसे पहली जो ब्रांच है उसको बोलते हैं वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, यानी कि जिसको आप बोलेंगे बोटनी, बोटनी, वनस्पति शास्त्र। पहली शाखा जो है वो है वनस्पति शास्त्र यानी कि बोटनी, और जो दूसरी शाखा है उसको हम बोलते हैं प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान कह सकते हैं आप, जंतु विज्ञान, क्योंकि जंतुओं का अध्ययन करेगी। इसको हम बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। यानी कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं हमारे पास, एक तो है वनस्पति शास्त्र जिसको हम बॉटनी बोलेंगे, और दूसरी शाखा है प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान, जूलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर जो ये दो शाखाएं बनी है, जैसे हमने आप लोगों को बताया कि बायोलॉजी के जो फादर हैं वो एरिस्टोटल है, अरस्तु है, जिन्होंने सबसे पहले इसकी स्टडी की है। तो ऐसे ही जो हमारी जो दो ब्रांच बनी है, वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी और प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी, इनके भी फादर रहे हैं जिन्होंने इनके ऊपर स्टडी स्टार्ट की। तो जो वनस्पति शास्त्र है, बॉटनी है, इसके जो फादर माना जाता है वो माना जाता है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। और यहां से जो जूलॉजी है, इसके जो जनक हैं, इसके जो फादर हैं, वो माना जाता है एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, अरस्तु को ही बायोलॉजी का जनक माना जाता है, जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, और अरस्तु को ही प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। और यहां से हमने जो लिखा दूसरा वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी, इसके जो फादर हैं वो माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। तो बच्चों आप लोगों को ये ध्यान रखना कि बायोलॉजी के अंदर हमने जो अध्ययन करना है वो वनस्पति शास्त्र का यानी कि बॉटनी का, और प्राणी विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करना है। तो इन चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है बायोलॉजी में वो आता है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका, जीवन की आधारभूत संरचना। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बॉटनी है और जो जूलॉजी है, दोनों का बेस ही सेल है। तो सबसे पहला जो चैप्टर आज हमारा रहेगा बच्चों, वो हमारा बायोलॉजी का रहेगा। बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर जो बेस है बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए, वो हमारा क्या रहेगा बच्चों, सेल। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सेल यानी कि कोशिका, कोशिका, सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसको आप बोलेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजी में बच्चों वो है सेल, सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये इंट्रोडक्शन करते हैं इसका कि जो सेल है उसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपने कि जो सेल की स्टडी करती है बायोलॉजी की वो ब्रांच,
वो कहलाती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी यानी कि हिंदी में बोलेंगे कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, सेल साइटोलॉजी। ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है साइटोलॉजी वर्ड भी। यहां पे इसको अगर हम डिवाइड करें दो पार्ट में, तो सबसे पहला जो वर्ड है इसमें वो है साइटो और प्लस में लॉजी। तो जैसे अभी अभी आपको हमने बताया कि सबसे पहला जो वर्ड है साइटो, साइटो का मतलब है सेल। साइटो वर्ड कहीं भी आएगा तो साइटो का मतलब आप क्या समझेंगे, सेल। कहीं भी आए साइटो मीन्स क्या है, सेल। और लॉजी जैसे हमने बताया, लॉजी लोगस वर्ड से बना है, लोगस। ठीक है, लोगस का मतलब बोले तो डिस्कोर्स, डिस्कोर्स यानी कि अध्ययन, यानी कि उस चीज को पढ़ना, यानी कि सेल के बारे में पढ़ना, यानी कि ऐसी ब्रांच जो कोशिका की स्टडी करती है उसको हम बोलेंगे साइटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, इट्स फंक्शन, इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि उसके संरचना और उसके कार्य से संबंधित जो भी अध्ययन होगा, तो जो शाखा बायोलॉजी की ऐसा काम करती है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कि सेल का स्टडी करना, यानी कि कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहली बात आप यहां से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, क्या पूछा जाता है कि जो साइटोलॉजी है ये वर्ड सबसे पहले किसने बनाया, हु कॉइन्ड द टर्म साइटोलॉजी। साइटोलॉजी शब्द के जनक कौन है, तो वो आप याद रखेंगे, वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक को आप बोल सकते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि साइटोलॉजी के जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। ठीक है, साइटोलॉजी जो वर्ड बनाया था वो रॉबर्ट हुक ने बनाया था। और आप ये ध्यान रखेंगे कि जो सेल है उसकी जो डिस्कवरी है, उसकी जो खोज है, वो भी कौन कर रहा है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज करने वाला भी कौन है, रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी जो वर्ड यूज किया वो भी किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। जो कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने, वो की है इन 1665, 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है, 1665 के अंदर। इन्होंने जिस चीज का अध्ययन किया, जिस चीज को बेस बनाया, जिसके आधार पे कोशिका की खोज की, तो ये जो स्टडी कर रहे थे वो स्टडी कर रहे थे स्पेनिश ओक ट्री, स्पेनिश ओक ट्री, स्पेनिश ओक ट्री। इस पौधे की वो स्टडी कर रहे थे। इसका जो बारक था, बारक का मतलब बोले तो छाल, छिलका, ऊपर का छिलका, यानी कि तने के ऊपर जो मोटा छिलका होता है, उस चीज को इन्होंने ध्यान से देखा था। और वो किसकी हेल्प से देखा था, वो इन्होंने देखा था परिमिटिव माइक्रोस्कोप, परिमिटिव माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। परिमिटिव माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, प्राथमिक सूक्ष्मदर्शी, यानी कि जो स्टार्टिंग में बनाई गई थी, जस्ट एक मैग्नीफाइंग ग्लास था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस था, सिर्फ एक ही लेंस था, आवर्धक लेंस था, मैग्नीफाइंग ग्लास था। उसकी हेल्प से ये क्या कर रहे थे कि जो बारक है, जो छिलका है उस पौधे का, स्पेनिश ओक ट्री का, उसको देख रहे थे। और जब इन्होंने उसको देखा तो इनको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ इस तरह का, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, उस बेंजीन के स्ट्रक्चर की तरह इनको एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया इस तरह से। ये कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट यानी कि भाग दिखाई दिए, यानी कि एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह उनको दिखाई दी इस तरीके से बीच में। ठीक है, इन्होंने उसको नाम दिया सेलुले, सेलुले, सेलुले। सेलुले जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है सेलुले। सेलुले का मतलब होता है कंपार्टमेंट, यानी कि जस्ट एक स्मॉल रूम, एक खाली कमरा, एक छोटा कमरा। और यहीं से फिर ये जो नाम है सेलुले
कन्वर्ट होके, चेंज होके, मॉडिफाई होके कन्वर्ट हुआ सेल में। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी करने वाला कौन है? रॉबर्ट हुक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कौन है? रॉबर्ट हुक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां पे ये जब इस कोर्क को देख रहे थे, ये जो कोर्क है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू होता है वो डेड सेल होती है एक तरह से। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने जो देखा वो एक डेड सेल को देखा, डेड सेल को देख रहे थे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने डिस्कवरी की है डेड सेल की, डेड सेल यानी कि मृत कोशिका, मृत कोशिका, मृत कोशिका, डेड सेल, डेड सेल की खोज की है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल कंपटीशन एग्जाम में, वो सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि जो खोज की है कोशिका की वो किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। कभी भी आपसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपसे ये पूछा जाए कि मृत कोशिका की खोज की कि जीवित कोशिका की खोज की। तो मृत कोशिका की अगर पूछ ले या सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि कोशिका की खोज किसने की, तो आपका आंसर क्या रहेगा? रॉबर्ट हुक रहेगा इन 1665। ठीक है, तो किस चीज की स्टडी की थी उन्होंने? स्पेनिश ओक ट्री के बारक की स्टडी की थी, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से की थी। और फिर उसको नाम क्या दिया था उन्होंने? सेलुलेट, जो बाद में चेंज होके, कन्वर्ट होके किसमें चेंज हो गया? सेल के अंदर चेंज हो गया। तो सेल की डिस्कवरी करने वाला कौन है? रॉबर्ट हुक इन 1665। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एक फीचर हम पढ़ेंगे आगे जाके सेल के अंदर, वो पढ़ेंगे हम सेल वॉल, सेल वॉल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो डेड सेल की ही बनी होती है, इसीलिए हम ये मानते हैं कि जो सेल वॉल है उसकी डिस्कवरी करने वाला भी कौन है? रॉबर्ट हुक है। तो रॉबर्ट हुक से जुड़े यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि जो साइटोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया था? वो रॉबर्ट हुक ने यूज किया था 1665 में। दूसरा मैंने आपको लोगों को क्या बताया कि जो सेल वॉल है उसकी डिस्कवरी करने वाला भी कौन है हमारे पास? रॉबर्ट हुक है 1665 में। ठीक है, और जो डेड सेल है या सेल है उसकी जो डिस्कवरी करने वाला है वो भी कौन है? रॉबर्ट हुक। तो फिर आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि अगर रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की है तो जो लिविंग सेल है, जो जीवित कोशिका है, उसका अध्ययन करने वाला कौन है? तो वो मैं आपको बता दूं, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ए वी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने स्टडी की थी सबसे पहले इन 1676 में, 1676 में इन्होंने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की, काफी सारी चीजों को देखा, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप यूज कर रहे थे वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। उसके अंदर एक ही मतलब लेंस का यूज किया था उन्होंने, एक ही मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया था। उसके बाद बहुत सारी माइक्रोस्कोप डिस्कवर की हैं और वो माइक्रोस्कोप जितनी बनाई है वो बनाई है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। तो इसीलिए हम लोग फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी किसको मानते हैं? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को, ए वी ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे माइक्रोस्कोप डिस्कवर किए। और जब इन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किए तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करके इन्होंने बैक्टीरिया की स्टडी की, बैक्टीरिया, ह्यूमन स्पर्म को देखा, ह्यूमन स्पर्म को, बहुत सारे प्रोटोजोआ की स्टडी की, प्रोटोजोआ, यीस्ट की स्टडी की, यीस्ट, और इसके अलावा और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, उनको इसने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा। तो इन सारी चीजों की स्टडी करने के बाद बैक्टीरिया की, ह्यूमन स्पर्म की, प्रोटोजोआ की, यीस्ट की, ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने स्टडी की। इसीलिए हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन इससे जुड़े हुए पढ़ लेते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक से। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। फिर हम ये मानते हैं कि जो बैक्टीरिया की डिस्कवरी, क्योंकि सबसे पहले लिविंग सेल को इन्होंने ही देखा था, तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि जो बैक्टीरिया की डिस्कवरी है वो भी किसने की है?
एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। तो ये माना जाता है कि इन 1680 में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की जो खोज है वो कौन करें, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। एंटोनी वान ल्यूवेनहोक 1680 के अंदर बैक्टीरिया की खोज करें, और फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी हम इन्हीं को मानते हैं। और जीवित कोशिका की जो खोज है, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, ठीक है। तो जीवित कोशिका की खोज भी हमारा कौन कर रहा है, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहोक से जुड़े भी 3 क्वेश्चन हैं, और रॉबर्ट हुक से जुड़े हुए भी 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, जो आपने अच्छे से ध्यान में रखने हैं। तो इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, जैसे कि साइटोलॉजी जो वर्ड है, भी साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी वर्ड के फादर जो है, जनक जो है, वो रॉबर्ट हुक हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजी यानी कि भारत में जो कोशिका विज्ञान के जनक हैं वो है ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा, ए.के. शर्मा, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है, ए.के. शर्मा। यानी कि भारत के अंदर कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने शुरू किया था, ए.के. शर्मा ने। इसलिए हम क्या मानते हैं, ए.के. शर्मा को फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी मानते हैं। क्या मानते हैं, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी मानते हैं। और एक क्वेश्चन और यहां इससे जुड़ा हुआ है, वो क्वेश्चन ये है कि जो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मॉडर्न यानी कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक यानी कि मॉडर्न, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक वो माना जाता है सी.पी. स्वानसन। स्वानसन, सी.पी. स्वानसन, सी.पी. स्वानसन। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, स्वानसन। तो 3 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है। साइटोलॉजी के फादर किसको माना जाता है, रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसको माना जाता है, ए.के. शर्मा। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको माना जाता है, सी.पी. स्वानसन को, सी.पी. स्वानसन को। तो कोशिका का अध्ययन करने वाली जो शाखा है बायोलॉजी की बच्चों, उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इससे आगे बढ़ते हैं कोशिका के अंदर। तो कोशिका की खोज करने वाला कौन है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कौन है, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। जीवाणु की खोज करने वाला कौन है, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल की खोज करने वाला कौन है जी, सेल वॉल की खोज करने वाला भी रॉबर्ट हुक है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था, डेड सेल को देखा था, डेड सेल को, मृत कोशिका को देखा था। तो जीवित कोशिका को देखने वाला कौन था, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवाणु की खोज किसने की। और फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। और इंडियन साइटोलॉजी के जनक हमने क्या बताया बच्चों आपको, ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा। तो सेल की स्टडी करते करते धीरे धीरे जब मृत कोशिका को पढ़ लिया गया, जब जीवित कोशिका को पढ़ लिया गया, तो अब उसके अंदर स्टडी डीपली चलना शुरू हुई। तो उसके बारे में सबसे पहले जो थ्योरी बनाई गई, उससे रिलेटेड 2 हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, 2 बायोलॉजिस्ट रहे हैं। 1838 में हमारे पास जर्मन से रहे हैं एम स्लीडन। एम स्लीडन, एम स्लीडन, एम स्लीडन, ठीक है। और दूसरे रहे हैं 1839 में इंग्लैंड से, इंग्लैंड से टी स्वान, टी स्वान, थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान, टी स्वान, ठीक है। ये हमारे पास जो एम्सलीडन है, ये बोटनिस्ट हैं, बोटनिस्ट हैं, यानी कि पादप विज्ञानी हैं, यानी कि पौधों का अध्ययन करने वाले थे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं बोटेनिस्ट, बोटेनिस्ट, एम्सलीडन बोटेनिस्ट, ठीक है। और जो टी स्वान हैं, ये थे जूलॉजिस्ट, 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 ठीक है।
टी स्वान जूलॉजिस्ट हैं और एम स्लीडन जो हैं वो बोटनिस्ट हैं। ये जर्मन से हैं, ये इंग्लैंड से हैं। ये अध्ययन कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे किस चीज का, पौधों के ऊपर भी कोशिका का क्या रोल है, कोशिका क्या फंक्शन है, क्या पार्ट्स हैं। और जो 1839 में इंग्लैंड से टी स्वान है, जिसको हम जूलॉजिस्ट बोल रहे हैं, ये जो अध्ययन कर रहे थे ये जंतुओं के ऊपर कर रहे थे, एनिमल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट में दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर पहुंचे, एक ही कंक्लूजन पे पहुंचे, एक ही निष्कर्ष निकाला दोनों ने, जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी, जिसको नाम हम देते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के जनक कौन है हमारे पास, एम स्लीडन और टी स्वान। ये हमारे पास क्या है, बोटनिस्ट हैं, और ये हमारे पास क्या है, जूलॉजिस्ट हैं, यानी कि ये पौधों का अध्ययन कर रहे थे। और ये हमारे पास जूलॉजिस्ट हैं, यानी कि जंतुओं का अध्ययन कर रहे थे। आप ऐसे याद रख सकते हैं टी स्वान, स्वान, स्वान का मतलब संस्कृत में कुत्ता, यानी कि डॉग वर्ड का मतलब होता है। तो डॉग एनिमल में आता है, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं एनिमल का जो स्टडी करती है वो क्या करती है, जूलॉजी। इसलिए आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये जूलॉजिस्ट हैं, और जो दूसरे बचे फिर वो क्या है, बोटनिस्ट हैं। आप दूसरा ध्यान क्या रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे डेट लिखी हुई 1838 में स्टडी कर रहे थे, ये 1839 में कर रहे थे, तो हमें कैसे ध्यान रहेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी मिलती है वो प्लांट से मिलती है, और सबसे पहले प्लांट ही है जो सन की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, हमारे लिए एज ए फूड का सोर्स करते हैं, सोर्स का काम करते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो सबसे पहले आते हैं, इसलिए प्लांट के जो स्टडी करने वाले हैं बोटनिस्ट, वो सबसे पहले आएंगे 1838 में। और 1839 में हमारे पास क्या रहेंगे, जूलॉजिस्ट रहेंगे, टी स्वान। तो इन्होंने जो सेल थ्योरी बनाई, जो कोशिका सिद्धांत बनाया, उसका पॉइंट ये था, इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है, उन्होंने बोला कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब क्या है कि जीवन की जो संरचना है, जीवों की जो संरचना है और उनकी जो क्रियात्मक इकाई है वो सेल है, कोशिका है। कहने का मतलब ये है सेल इज स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक, एंड फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, यानी कि जीवों की जो संरचना बनी है, जो बॉडी का डिजाइन बना, जो स्ट्रक्चर बना है, वो भी सेल से बना हुआ है। यानी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की आधारभूत इकाई यही है, बेस यही है, यहीं से स्टार्ट होती है किसी भी जीवन की शुरुआत। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शन मतलब क्रियात्मक इकाई है, यानी कि जो कार्य होते हैं सजीव के अंदर, वो कोशिका के अंदर भी जितने भी कार्य होंगे वो सभी सेल ही करती है। इसलिए हम सेल को बेस मानते हैं, बेसिक फंक्शन मानते हैं, फंडामेंटल यूनिट मानते हैं लाइफ की। तो जो सेल थ्योरी सबसे पहले दी गई थी, कोशिका सिद्धांत जो दिया गया था, वो एम स्लीडन और टी स्वान के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले जो शुरुआत हुई, यानी कि कोशिका सिद्धांत के जो जनक हैं वो किसको माना जाता है, एम स्लीडन को माना जाता है और टी स्वान को माना जाता है। और उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया, उनकी थ्योरी में क्या लिखा, उस सिद्धांत में क्या लिखा, उस सिद्धांत में ये लिखा कि जो कोशिका है वो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये कोशिका सिद्धांत का कंक्लूजन है। इसी कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया इन 1855 1855 में इन 1855 विर्चो, ठीक है, विर्चो, ठीक है। ये जो थ्योरी विर्चो ने दी, उसमें जो ये सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत एम स्लीडन और टी स्वान ने दिया था, उसमें थोड़ा सा चेंज करके बनाया गया। उसमें क्या बताया गया, इस थ्योरी के अंदर जो सबसे पहले सेल थ्योरी बनी थी, इसके अंदर ये चीज एक्सप्लेन नहीं की गई थी कि जो नई सेल्स बनती है वो कहां से बनती हैं, यानी कि न्यू सेल जो अराइज हो रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कहां से बन रही है, इस चीज का हमें पता नहीं होता था। तो उसी चीज की स्टडी से रिलेटेड बात बताई विर्चो ने 1855 में, और इसी थ्योरी के 2 पॉइंट बना दिए। एक पॉइंट तो आपके सामने जो अभी डिस्कशन किया हमने, दूसरा पॉइंट जो विर्चो ने ऐड किया उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो विर्चो ने ये कह दिया कि जो नई सेल्स बनेंगी वो पहले से जो सेल बनी हुई हैं उन्हीं से बनती हैं।
यानी कि कोशिकाएं जो नई निर्मित होती हैं, जो नई कोशिकाएं बनती हैं, वो सेल डिवीजन से बनती है, यानी कि कोशिका विभाजन से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द परी एग्जिस्टिंग सेल्स। परी एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से बनी हुई है। तो उसके लिए विर्चो ने एक बात लिखी थी, वो बात थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, यानी कि जो अब कोशिका है। सेलुला मतलब सेल, ई का मतलब एग्जिस्टिंग और सेल। ये जो ओमनिस सेलुला ई सेलुला वर्ड यूज किया विर्चो ने, उसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट सेल हैं, जो नई सेल्स हैं, जो मॉडर्न सेल्स हैं, वो परी एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। उनसे पहले जो सेल बनी हुई हैं, उनके टूटने से ही वो नई सेल्स बनती हैं। नई सेल आप कहीं बाहर से नहीं बना सकते हैं, ना किसी सेल को आप खत्म कर सकते हैं। अगर कोई सेल टूटेगी, डिस्ट्रॉय होगी, उस सेल के टूटने की वजह से नई सेल प्रिपेयर होंगी, यानी कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि नवनिर्मित कोशिकाएं पहले से अस्तित्व में रही कोशिकाओं के टूटने से ही बनती हैं। ये चीज इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दी, और विर्चो ने फिर जो थ्योरी दी उसको नाम दिया गया सेल लिनेज थ्योरी। सेल लिनेज थ्योरी, सेल लिनेज थ्योरी, ठीक है। ये कोशिका सिद्धांत था, सेल थ्योरी, और वो बन गया अपने पास सेल लिनेज थ्योरी, जो विर्चो ने दी मॉडिफिकेशन करने के बाद, इस सेल थ्योरी में थोड़ा सा चेंज करने के बाद, और उसके 2 पॉइंट बना दिए। सेल लिनेज थ्योरी में 2 चीजों का जिक्र होता है। सबसे पहला डिस्कशन यही है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दूसरा क्या चीज है आपके सामने कि जो सेल्स बनेंगी, प्रेजेंट सेल बनेंगी, नई सेल अराइज होंगी, वो परी एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। पहले से जो बनी हुई कोशिकाएं हैं, उन्हीं के टूटने से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां तक शायद आपको समझ में आ गई होगी हर चीज। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपके सामने एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सेल का, जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, विर्चो ने जो बताया कि जो नई सेल्स हैं वो पहले से जो सेल बनी हुई है उनसे बनती हैं, उनसे निर्मित होती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे, कुछ लक्षण ऐसे होंगे, कुछ गुण ऐसे होंगे जो पहले वाली सेल से नेक्स्ट सेल के अंदर ट्रांसफर होते होंगे। उनको हम बोलते हैं कि ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो पेरेंट सेल से नेक्स्ट जनरेशन में न्यू इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफर होते हैं, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। तो वो जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, वो जहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, उस ऑर्गेनल को हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विच स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल। यानी कि न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट है सेल का जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि जो माँ बाप के गुणों को, यानी कि पेरेंट सेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है इसके सबसे बाहर की एक लेयर है, उसका नाम देते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कह सकते हैं आप उसको। कला का मतलब झिल्ली होता है, यानी कि मेम्ब्रेन होता है, एक तरह की लेयर होता है, सतह आप कह सकते हैं, चारों तरफ की कवरिंग आप कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस, आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के चारों तरफ की झिल्ली।